नमस्कार बच्चों, आप सभी अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे, मैं यहाँ आपसे कामना करती हूँ। मैं स्वरूपा, टीजीटी हिंदी, TTWR जैसी इब्राहिमपट्टनम। बच्चों, इस कोविड-19 के दौरान भी चल रहे इस शिक्षण कार्य के लिए मैं इससे जुड़े हर उस व्यक्ति को मैं अपना धन्यवाद प्रकट करती हूँ। आज के इस सत्र में हम साहित्य और प्रेमचंद के बारे में जानेंगे। ये दो हमारे लक्ष्य है बच्चों। साहित्य जो है विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि हर एक मनुष्य के मन में बहुत सारे विचार होते हैं बच्चों। तो साहित्य ही वह साधन है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। समाज एवं संस्कृति को सार्थक दिशा देता है। साहित्य ही वह माध्यम है बच्चों जो समाज को एवं संस्कृति को दोनों को सार्थक दिशा देता है, यानी कि किस मार्ग पर वे जा सकते हैं और किस मार्ग पर जाने पर उन्हें उन लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। यह सब कुछ जो है साहित्य के माध्यम से ही होता है। मनुष्य की आत्मा और बुद्धि दोनों निर्मल होना, यानी कि साहित्य के माध्यम से ही मनुष्य की आत्मा और उसकी सोचने की जो तर्क शक्ति होती है, यानी कि उसकी बुद्धि, वो दोनों साफ होते हैं, यानी कि वो सही मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चल सकता है। यह कहा जाता है, अनेक किताबों में भी यह विषय लिखा है कि साहित्य जो है, वाचिक साहित्य जो है वो आदिवासी साहित्य ही है। आदिवासियों से ही हमें वाचिक साहित्य जो है वह प्राप्त होती है। साहित्य समाज का दर्पण है बच्चों। दर्पण यानी कि आईना, जिसके सामने हम खड़े होकर अपने आप को, यानी कि हमारा जैसा रूप होता है, जैसा रंग होता है, हमारा चेहरा कैसा होता है, बिल्कुल वैसे ही साहित्य आईना दिखाई देता है। तो यहाँ पर साहित्य भी वही काम करता है, यानी कि आईने में जो सही है वही दिखता है और साहित्य जो सही है उसी को यहाँ दिखाने की कोशिश करती है। आगे बढ़ते हैं साहित्य के साथ। साहित्य के अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं बच्चों। कहानी, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई एक नीति होती है, यानी कि सीख। उस कहानी को पढ़ने पर हम अंत में कुछ सीखते हैं, यानी कि हमें यह करना चाहिए, वह करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वह सब कुछ जो है हमें कहानी के माध्यम से ही सीख पाते हैं। कविता तो हर एक के जीवन में बहुत ही मुख्य स्थान रखता है। हाँ, प्रेमचंद की एक कविता याद आ गया मुझे। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना काफ़ी है। आप मुझे पहचानते हो बस इतना काफ़ी है। अच्छों ने अच्छा और बुरों ने बुरा समझा मुझे, अच्छों ने अच्छा और बुरे ने बुरा समझा मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। यानी कि इंसान को जितना ज़रूरत होता है वो उतना ही पहचानता है। कवि ने, प्रेमचंद ने इतने अच्छे वाक्यों के साथ इस गीत को गाया। जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है, जिंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है। देखो, जिंदगी का फ़लसफ़ा यानी कि जिंदगी, हमारी जो जीवन है वह बहुत ही अजीब है। यहाँ कह रहे कवि, जिंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है। एक वक्त जो है, शामें गुजरती चली जाती है और साल ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन इंसान आगे बढ़ने की कोशिश ही करता चले जाता है। बस दो पंक्तियां मैं इस गीत के आपको सुना पाई हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नाटक। यानी कि नाटक में जो है अलग अलग पात्र होते हैं, उन पात्रों के मुताबिक ही नाटक जो है चलता है। उस नाटक के अंत तक, यानी कि उस नाटक की जो समाप्ति होती है उस वक्त तक हम लोग उस नाटक के माध्यम से भी कुछ विषय को सीख पाते हैं। पुराने ज़मानों में गाँव में लोग जो है यहाँ वहाँ घूमते थे, घूमकर एक छोटा सा मंच बनाकर नाटकों के माध्यम से शिक्षा के बारे में, भ्रूण हत्या के बारे में, कुछ ऐसे विषयों के बारे में भी नाटकों की सहायता से समझाने की कोशिश करते थे। निबंध तो आपको मालूम ही है, जीवनी, यानी कि महान व्यक्तियों के जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में एक पुस्तक में लिखा जाता है। रिपोर्टाज यानी कि उस घटनाक्रम को एक पत्रकार जो है उनसे प्रश्नोत्तरी करते हुए
उनके उत्तरों को लिखते चले जाता है। रेखा चित्र अनेक व्यक्तियों के जीवन में घटी हुई घटनाओं को रेखा चित्रों के माध्यम से जाना जाता है। यात्रा वृत्तांत, यह तो आपको पता ही है, हम एक स्थान से किसी और स्थान को जाते हैं, उस स्थान पर हम जो जो चीजों को देखते हैं, उस स्थान में क्या प्रामुख्यता है, यानी कि उस प्रांत की क्या विशिष्टता है, उस विशिष्टता के बारे में भी यात्रा वृत्तांत में बताया जाता है। बच्चों, अभी हमने साहित्य क्या है इसके बारे में जान लिया। आज की इस सत्र में मैं जिस महान हस्ती के बारे में आपको समझाने वाली हूँ वे है महान उपन्यासकार प्रेमचंद। प्रेमचंद बहुत ही महान व्यक्ति थे, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, यानी कि वर्सेटाइल जीनियस इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। बच्चों, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न यानी कि इनके सामने इनकी ज्ञान जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के कुछ अंशों को अभी हम लोग जानने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रेमचंद का जन्म जो है 31 जुलाई लम्ही नामक गांव में 1880 को हुआ था। इनकी माता आनंदी, यह स्त्री बहुत ही साध्वी और बहुत ही करुण स्वभाव की महिला थी। इनके पिता मुंशी अजायब लाल, इनके पिता जो है मुंशी अजायब लाल थे। बचपन में नामकरण यानी कि उनको माँ बाप ने बस एक ही नाम रखा था, धनपत राय श्रीवास्तव, लेकिन कालांतर में इनके अनेक नाम उनके साथ में जुड़ते चले गए। देखो, धनपत राय श्रीवास्तव उनका नाम था बच्चों। बाद में क्या हुआ, इनके ताऊ ने प्यार से इन्हें नवाब राय के नाम से पुकारा और प्रेमचंद यह नाम स्वयं धनपत राय श्रीवास्तव को ही रखना पड़ा। वह किस लिए, हम आगे जानेंगे बच्चों। प्रेमचंद यानी कि धनपत राय श्रीवास्तव पहले नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था, यानी कि उन्होंने उर्दू में ही लिखना शुरू किया था, क्योंकि उस वक्त प्राथमिक शिक्षा जो है भारत देश में उर्दू में ही होता था। उर्दू के माध्यम से ही प्राथमिक शिक्षा बच्चों को दिया जाता था। तो उन्होंने उस उर्दू भाषा को ही अपना अस्त्र बनाकर उर्दू में लिखना प्रारंभ किया। धनपत राय श्रीवास्तव से प्रेमचंद का नामकरण यानी कि कालांतर में ये प्रेमचंद कैसे बन गए उसके बारे में जानेंगे बच्चों। उस वक्त भारत देश पर अंग्रेजों का बोलबाला था, यानी कि हमारे देश पर अंग्रेजी शासन था। अंग्रेज लोग भारत वासियों को कीड़े मकोड़ों की तरह देखते थे। व्यवसाय जो करते थे किसान, उनको तो वो बिल्कुल अपनी एक इंसान की तरह नहीं देखते थे। उनके ऊपर हमेशा कुछ न कुछ अत्याचार करना ही उनका एक मात्र लक्ष्य बन गया था। प्रेमचंद इस तरह के अनेक अत्याचारों को उन्होंने अपने कलम के बलबूते पर, कलम ही एक अस्त्र बनाकर उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने कलम के बलबूते पर भारत देश में होने वाली हर उस दुर्घटना, उस अत्याचार, उस सांघिक अत्याचार को उन्होंने अपने कलम के बलबूते पर रोकने की कोशिश की। उस वक्त उन्होंने सोजे वतन यानी कि भारत देश के बारे में सोजे वतन नाम के एक कहानी संग्रह को लिखकर उसे प्रकाशित करने ही वाले थे। तो अंग्रेज सरकार ने उनके ऊपर अत्याचार किया, यानी कि उन्हें उस तरह से लिखने के लिए मना किया। अगर आइंदा उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, इस तरह से उन्हें धमकाया गया। हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रेमचंद के एक बहुत ही खास मित्र यानी कि अजीज दोस्त थे, वे थे मुंशी दयानारायण निगम। तो ये जो दयानारायण निगम थे, ये एक संपादक कार्य करते थे बच्चों। संपादक कार्य यानी कि अभी हम जो न्यूज़पेपर है ना उसके कार्य करते थे। तो उस विभाग में कार्य करते हुए इन्होंने प्रेमचंद को सलाह दी, अभी तुम फिर से लिखना शुरू करो प्रेमचंद, क्योंकि तुम्हारा लेख यानी कि तुम्हारे जो उपन्यास है, तुम्हारी जो कलम है, इस समाज में होने वाले हर उस अत्याचार के खिलाफ एक तलवार की तरह काम कर रहा है। तुम अपने कलम को फिर से काम रखो, कहकर उन्होंने इन्हें प्रोत्साहित किया। मुंशी दयानारायण निगम की प्रेरणा से फिर से प्रेमचंद ने क्या किया, लिखना शुरू कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का बाल्य। देखिए बच्चों, सबका बचपन बहुत ही सुखदायी नहीं रहता। बचपन में हर एक को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर प्रेमचंद के जीवन में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।
क्योंकि जब वे 7 वर्ष के थे तभी उनकी माँ का स्वर्गवास हुआ, यानी कि उनकी माँ जो है वह मर गई थी। तो प्रेमचंद से माँ का जो साया था वह छूट गया था। प्रेमचंद बहुत ही दुखी हुआ, लेकिन उनके पिता बस 2 साल के अंतराल में, यानी कि 2 साल के बाद में दूसरा विवाह किया। जब उनकी उम्र 15 साल की थी, यानी कि जब धनपतराय श्रीवास्तव 15 साल के हो गए थे, तब उनके पिता जो है वे भी परलोक सिधारे। विमाता बहुत ही कर्कश थी, यानी कि वह प्रेमचंद के प्रति एक माँ का जो प्यार होता है वह कभी न दे पाई। प्रेमचंद हमेशा के लिए माँ के प्यार से बहुत दूर, यानी कि वंचित रह गए थे। देखिए बच्चों, हमें भी माँ का प्यार मिल रहा है, अभी हम लोग माँ के साथ ही है, यानी कि माँ और बाप का जो साया होता है हर एक बच्चे के जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वे लोग माँ बाप ही है जो हमें उस मार्ग पर चलाने की कोशिश करते हैं, जिस मार्ग पर चलकर हम उस बुलंदी को पा सकते हैं जहाँ दुनिया के सभी लोग हमें देखकर अरे वाह कितना होशियार बच्चा है, कितना बुद्धिमान बालक है कह सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा। प्रेमचंद की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह उर्दू में हुआ, यानी कि उनकी मैंने इससे पहले भी कहा था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में ही हुआ। मैट्रिक, अंग्रेजी साहित्य, पर्शियन इतिहास 1905 में ट्रेनिंग कॉलेज से पढ़ाने की परीक्षा पास किया। यानी कि प्रेमचंद जो है उन्होंने पहले अपनी शिक्षा जो है उर्दू में, उसके बाद में ये सभी परीक्षाएं पास करते हुए आगे बढ़ते चले गए। 1905 में ट्रेनिंग कॉलेज से पढ़ाने की परीक्षा पास किया। इसका मतलब है बच्चों, आज जो हम लोग शिक्षक आपके सामने खड़े हैं, हम लोग भी इस तरह की परीक्षाओं को पास करके ही आगे आपके सम्मुख आते हैं। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने भी एक शिक्षक की जो आवश्यक परीक्षा होती है उसको उन्होंने पास किया था। आगे बढ़ेंगे बच्चों। विवाह। प्रेमचंद का विवाह जो है 1895 में 15 वर्ष की उम्र में बाल्य विवाह। देखो, भारत देश का उस वक्त का जो समय था, उस वक्त में बाल्य विवाहें बहुत ज्यादा होती थी। बाल्य विवाह जो है बच्चों की जो होश संभलने की जो स्थिति होती है उससे पहले ही हो जाती है। हम आजकल की जो युवा है जो उनमें यह सोच आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। उस वक्त इस तरह से नहीं होता था। बच्चों को कम उम्र में, यानी कि कच्ची उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। उनको सही और गलत की कुछ भी भास नहीं होती थी। तो यहाँ पर प्रेमचंद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। उनकी जो पत्नी थी, पहली पत्नी, उनका इनके साथ बहुत समय तक निभा नहीं। प्रेमचंद उस महिला के साथ में जितना भी अच्छा व्यवहार करे, परंतु वह उनके साथ ज्यादा वक्त तक ना टिकते हुए अपने मायके चली गई। इंसान की जिंदगी में दुखों के बाद में सुख का आना एक आम विषय ही है। देखो, तो इसी तरह कुछ प्रेमचंद जी के साथ भी हुआ। 25 वर्ष की उम्र के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया। जो महिला इनके जीवन में आई वह महिला भी एक विधवा स्त्री थी। उस वक्त भारत देश में, हमारे इस भारत देश में आर्य समाज का बहुत ही प्रचार था। स्वामी दयानंद सरस्वती के मार्ग पर चलते हुए सभी लोग जो है उनके द्वारा कही गई हर उस शब्द को एक भगवत गीता के समान पूछता था। तो इन्होंने भी एक विधवा स्त्री के साथ, शिवरानी देवी थी वह स्त्री, उनके साथ विवाह रचा। विवाह के बाद इनके 3 संतान हुए शिवरानी देवी के द्वारा। श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी श्रीवास्तव, इनकी 3 संतानें हुई, 2 पुत्र और 1 पुत्री। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कार्य क्षेत्र। देखिए, कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है कहानियों के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। कहानी से मुझे याद आया 10वीं कक्षा का एक पाठ, 10वीं कक्षा का जो पाठ है वह है ईदगाह, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा ही लिखा गया है। इस ईदगाह के बारे में अभी हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे बच्चों। ईदगाह के मुख्य पात्र हैं अमीना और हामिद। हामिद एक छोटा बालक है। कम उम्र में ही हामिद के सिर से उसकी माँ और पिता का हाथ
छूट जाता है, यानी कि इसकी माँ का और इसके पिता का देहांत हो जाता है। हामिद जो है ईद के बारे में इस कहानी में वर्णित है। तो हामिद जो है ईद के दिन, ईद यानी कि देखिए बच्चों, रमज़ान जो है 30 दिनों के रोज़े के बाद आता है। 30 दिनों के रोज़ों के बाद जो 31वां दिन होता है, उसी दिन को ईद कहा जाता है। तो यहाँ पर हामिद जो है अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाने के लिए अपनी दादी से कहता है। तो दादी कहती है, तुम छोटे हो हामिद, बच्चों के साथ जाना उतना ठीक नहीं है, मुझे तुम्हें भेजना बिल्कुल पसंद नहीं है, कहकर उसकी दादी माँ अमीना कहती है। परंतु हामिद जो है बच्चा है ना, वह जिद कर बैठता है, नहीं दादी माँ मुझे जाना है, अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाना है, कहकर जिद करता रहता है। उसके पास जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उसे धोती है अमीना और उसे तैयार करके उसके दोस्तों के साथ भेजती है। भेजने से पहले उसके पास जो भी पैसे होते हैं, 3 पैसे उसे देती है और मेले में कुछ खा लो कहकर उसे अपने दोस्तों के साथ भेज देती है। वहाँ मेले में हामिद जो है अपने दोस्तों के साथ नमाज अदा करता है। नमाज के बाद में मेले में घूमने चला जाता है। उसके जो मित्र थे, मोहसिन, शम्मी, ये सभी जो है अलग अलग वस्तुएं वहाँ पर खिलौने खरीदते हैं। हामिद जो है दूर से ही उन्हें बस देखता रह जाता है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। और थोड़ी दूर मेले में बच्चे घूमते हैं, तो वहाँ पर आगे जाने के बाद में हामिद के दोस्तों को मिठाइयों की दुकान नजर आ जाती है। सभी बच्चे मिठाइयों की दुकान पर टूट पड़ते हैं बच्चों, और जो चाहा वह मिठाई खाने लग जाते हैं। हामिद का दिल उस वक्त भी बहुत ही हताश हो जाता है, लेकिन वह अपने दिल को बहुत समझाता है। और थोड़ा आगे जाने के बाद में उस मेले में ही एक लोहे का दुकान होता है। वहां जाता है हामिद और वहां से एक लोहे का चिमटा खरीद लेता है। खरीद कर घर लौट कर आता है। आने पर अमीना उसे बहुत ही खुशी के साथ अपने गले लगा लेती है। हामिद जो है अपनी दादी से कहता है ईद मुबारक, और अमीना भी बिल्कुल वही। और उसके बाद में अमीना उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक उठती है, अरे हामिद, ये चिमटा तुम क्यों खरीद लाए? और हामिद कहने लगता है, दादी माँ, जब तुम तवे से रोटियां उतारने लगती हो तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती है। मुझसे तुम्हारा यह दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने मेले में तुम्हारे लिए यह चिमटा खरीद कर लाया। तो बच्चे का जो स्वभाव होता है, बच्चों में किस तरह की भावना होती है, इस ईदगाह के माध्यम से प्रेमचंद ने हमें समझाने की कोशिश की। ईदगाह दिल को छू जाने वाली एक अच्छी कहानी है। इस कहानी को आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी 10वीं कक्षा का किताबी पाठ है। बार बार पढ़िए इस तरह के किताबों को। देखिए बच्चों, हमारे भी घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके प्रति हमें भी श्रद्धा आदर की भावना रखनी चाहिए। हर एक के घर में बड़े बुजुर्ग जरूर होते हैं, उनके प्रति बिल्कुल भी हमें क्रूरता से या फिर निष्ठुर का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उस वक्त यानी कि उनके उम्र का वो जो दौर होता है, उस दौर में वो अनुभवों के बहुत बड़े धनी होते हैं। उनके उन अनुभवों को हमें पूछकर, दादाजी आप कैसे किया करते थे, दादी माँ आप कैसे किया करती थी, इस तरह से पूछ पूछ कर उन अनुभवों का ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। अच्छा चलिए बच्चों, हम कहानी के बारे में जान चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अध्यापक एवं संपादक कार्य, यानी कि उन्होंने एक अध्यापक के रूप में यानी कि एक टीचर के रूप में भी काम किया, और एक प्रेस के रिपोर्टर की तरह यानी कि संपादन कार्य भी उन्होंने किया था। और आगे देखिए, प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूप, यानी प्रेमचंद किस किस विषय में बहुत ही माहिर थे, यानी उन्होंने साहित्य में किस विषय को अपने लेख का मुख्य भाग बनाया था। देखेंगे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न उपन्यास, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कौन है? मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि, यानी कि ये सभी विषयों में भी इन्होंने अपनी कलम का प्रदर्शन किया। अपने कलम को इन्होंने प्रदर्शित किया। आगे बढ़ेंगे बच्चों। इनका पहला उपन्यास सेवा सदन। यह जो सेवा सदन है, इसमें भारतीय नारी की पराधीनता, इस उपन्यास में भारतीय जो नारी है उसकी पराधीनता के बारे में बताया गया। इसके मुख्य पात्र जो है सेवा सदन के,
इस सेवा सदन के मुख्य पात्र जो है सुमन और गजाधर बाबू। सुमन एक गरीब घराने की लड़की होती है, गजाधर बाबू भी बहुत वयस्क व्यक्ति है। सुमन का विवाह जो है बहुत ही दुखी हालत में होती है, मतलब सुमन का विवाह कहीं और होने वाला होता है। उनके पिता की मौत के कारण सुमन का विवाह गजाधर बाबू, जो कि उससे बहुत ज़्यादा उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, उनके साथ कर दिया जाता है। सुमन को अपनी सुंदरता पर और आभूषणों का बहुत ही लालच होता है, तो इस कारणवश सुमन जो है क्या करती है, अनेक समस्याओं में फंस जाती है और उन समस्याओं के साथ साथ जूझते हुए अंत में वह एक सेवा सदन को स्थापित करते हुए अनेक महिलाओं को आदर प्रदान करने में एक सक्षम महिला बन पाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रेमाश्रम। यह प्रेमाश्रम जो है किसान जीवन पर आधारित, यह अवध के किसान आंदोलन के दौर में लिखा गया एक महान उपन्यास है। भारत देश में देखिए, हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो भारत देश में किसानों पर होने वाले अत्याचारों को ही इन्होंने अपने इस उपन्यास के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। अभी हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। रंगभूमि। रंगभूमि में सूरदास नाम का एक अंधा व्यक्ति है, वह ही इस उपन्यास का नायक है बच्चों। रंगभूमि में सूरदास जो है गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए, यानी कि शांति के मार्ग पर चलते हुए भारत देश के हर उस व्यक्ति को अन्याय के खिलाफ किस तरह से लड़ना है, इस रंगभूमि के माध्यम से सूरदास ने हमारे सम्मुख रखने की कोशिश की है। सूरदास एक कम वर्ग का, यानी कि जाति से कम, चमार जाति का होता है, उस जाति प्रथा को भी इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने बताने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं कर्मभूमि, कायाकल्प। कर्मभूमि में भी सेवा भाव, यानी कि उस वक्त जो मंदिरों में छुआछूत की भावना बहुत ज्यादा होती थी, मंदिरों में नहीं घुसने देते थे थोड़े लोग जो कम वर्ग के होते थे, उसके खिलाफ लड़ना इस कर्मभूमि का एक उद्देश्य है। उसके बाद हम कायाकल्प और गबन। गबन जो है एक परिवार को आधार बनाकर, गबन का अर्थ है चोरी करना, तो गबन में जो है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने चोरी करके उस परिवार के उलट पुलट हो जाने की, परिवार में किस तरह के समस्याएं आ जाती है, उनको बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सम्मुख रखने की कोशिश की है बच्चों। अंत में आगे बढ़ते हैं तो निर्मला। निर्मला में कम उम्र में शादी करना और अपने से बड़े, यानी कि निर्मला नाम की जो कन्या होती है उसका विवाह जो है उसके पिता के वयस्क व्यक्ति के साथ किया जाता है। उसके ऊपर उस परिवार की सभी देखभाल की सभी विषयों का उसे ज्ञान होना, यानी कि उस परिवार का निर्मला ही देखभाल करना उसके लिए संभव नहीं हो पाता और अनेक समस्याओं के साथ अंत में निर्मला की मौत हो जाना। मंगलसूत्र, यह जो उपन्यास है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। इस उपन्यास को लिखते वक्त प्रेमचंद की हालत बहुत खराब हो गई थी बच्चों, इस वजह से उनकी मौत हो गई थी। इस उपन्यास को उनके दूसरे बेटे ने पूरी की थी। आगे बढ़ेंगे बच्चों। कहानी मानसरोवर के 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां है। मानसरोवर के 8 भागों में प्रेमचंद द्वारा लिखी गई जो है कहानियां संक्षिप्त है। देखेंगे वो कहानियां क्या है। ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं इस कहानी में जो है, उस जमाने में ठाकुरों के यहाँ जो कुआं होता था, उस कुएं के पास जो जाति से कम होते हैं उन लोगों को बिल्कुल आने नहीं दिया जाता था। तो इस कहानी में वही विषय को मुख्य बनाकर, उस विषय को प्रमुख बनाकर ठाकुर का कुआं नाम इस कहानी को दिया गया प्रेमचंद के द्वारा। इसमें पानी के लिए एक महिला ठाकुरों के घर जाती है और वहां पर होने वाली उसके साथ जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के साथ अंत में
जो पानी वह घर में ला कर रखती है, उस पानी में बहुत ही बदबू आने लगती है। उस पानी को ही पीना इस कहानी को पढ़ने पर बहुत ही दुख का अनुभव होता है बच्चों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गोदान। इसमें होरी नाम का जो किसान है, उसके जीवन में एक गाय खरीदने की जो इच्छा होती है, उसी को आधार बनाकर उसके प्रारंभ से लेकर अंत तक हमें, कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक हमें इस विषय को दिखाने की कोशिश की गई है। अभी हमने जाना था प्रेमचंद का ईदगाह, उसके बारे में अभी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद की जो कहानी है वह कफन है। कफन यानी कि इंसान के मरने के बाद उसे जिस कपड़े में, जिस तरह की कपड़े का इस्तेमाल करके उसके शरीर को ढका जाता है, उसे कफन कहा जाता है बच्चों। तो यहाँ पर इस कफन नाम के इस कहानी में प्रेमचंद जी ने किस विषय को हमारे सम्मुख रखने की कोशिश की है कि इंसान बुरे आदतों के कारण किस तरह से बहुत ही नीचे गिर जाता है। बुदिया नाम की जो महिला होती है, वह प्रसव वेदना से तड़पती हुई अपनी कोठरी में पड़ी होती है और उसके ससुर और पति जो है बाहर बैठकर उसकी वेदना को सुनते हुए होते हैं। उस वेदना से वह महिला उस कोठरी में यानी कि उस झोपड़ी में ही मर जाती है। मरने के बाद उसके पति और ससुर दोनों गांव में फिरते हुए उसकी उस लाश को जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और उसके लिए कफन के लिए उस गांव में जो ठाकुर होते हैं उनके घर के पास जाकर पैसा मांगते हैं। मांगकर उन पैसों से इस लाश के लिए कफन और लकड़ियां खरीदते हैं और घर आते आते बीच राह में उन्हें एक शराब खाना, मधुशाला जो है वह दिखाई देता है। उस मधुशाला में वे लोग प्रवेश करते हैं। वहां पर वह शराब पीकर, शराब में धुत होकर वहीं पड़े रहते हैं। कहानी का अंत जो है इस तरह से होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। दो बैलों की कथा, यानी कि दो बैल जो है उनकी कथा पर आधारित ही है। इसमें भी इन बैलों की जो है मौत हो जाती है, बैल मर जाते हैं, तो उसी पर आधारित यह कहानी है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। प्रेमचंद, देखिए यह क्या है, डाक विभाग की ओर से प्रेमचंद के नाम पर यह जारी किया गया। प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाकतार विभाग की ओर से 30 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया, यानी कि इस डाक टिकट को जारी किया गया। ठीक है बच्चों। हाँ, तो आज के सत्र में हमने साहित्य क्या है और प्रेमचंद के जीवन की बहुत सारी घटनाओं से कुछ विषयों को जानने की कोशिश की है। यानी कि उनका जीवन बहुत बड़ा महासागर था बच्चों। उस सागर से मैंने सिर्फ गागर यानी कि छोटे बड़े सभी अंशों में से थोड़े अंशों को ही आपके सम्मुख रखने की कोशिश की। यह आपके लिए गृहकार्य है बच्चों। प्रेमचंद जी के बारे में और उनके उपन्यासों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। यानी कि आजकल बहुत ज़्यादा तकनीकी है, उसका इस्तेमाल करते हुए आपको प्रेमचंद जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विषयों को इकट्ठा करना है। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आज के इस सत्र में आपको मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा विषयों का ज्ञान प्रदान करने की मैंने प्रयास किया था। देखिए बच्चों, अपने अपने परिवार के साथ अपने घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिए। आज के इस सत्र में मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद बच्चों।